जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर, 6 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने देश को दिए और आज उस उत्तर प्रदेश से 2 नाम या 3 नाम ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री पद के भावी उम्मीदवार हैं। मायावती जी, जिन्हें विपक्ष एक बार अपना उम्मीदवार घोषित कर चुका है, लेकिन समझौता टूट गया। राहुल गांधी, जिन्हें कांग्रेस पार्टी संभवतः अपना अगला प्रधानमंत्री बनाएगी अगर वो अगले चुनाव में जीतती है तो, और अगर अभी बनाना हो तो उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश मध्यावधि चुनाव में कितने दिनों के बाद जाएगा कह नहीं सकते। और तीसरे मुलायम सिंह यादव, उसी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आज मायावती जी वहां मुख्यमंत्री हैं। क्या इन चुनावों के बाद वो फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगी, या मुलायम सिंह यादव, जिन्हें मायावती जी ने सत्ता से बेदखल किया था, मुलायम सिंह जी दोबारा सत्ता में आ पाएंगे? उत्तर प्रदेश के चुनावों में राहुल गांधी का कोई असर होगा भी या नहीं होगा? भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में कुछ हासिल होने वाला है या नहीं हासिल होने वाला है? इन पार्टियों की रणनीति है क्या? ऐसे कई सवाल हैं जिनका असर उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी शायद पड़ सकता है। मायावती सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं। इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश के किसानों, मजदूरों, गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों की समस्याएं कम नहीं हुई हैं। वैसे तो कहीं पर भी इनकी समस्याएं कम नहीं हुई। देश के पैमाने पर ये सारे वर्ग परेशान हैं। जनता में सरकार के खिलाफ जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर गुस्सा है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी गुस्सा है। लेकिन मायावती ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि सभी राजनीतिक दल चारों खाने चित्त हो गए। मायावती ने उत्तर प्रदेश के विभाजन का मुद्दा उठा दिया। विधानसभा ने 3-3.5 लाइन का एक प्रस्ताव पास कर दिया। शायद ये चुनावी मुद्दा है, लेकिन इसके पहले भी ये मुद्दा उठ चुका है। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के बंटवारे की बात चली, जवाहरलाल जी ने ये बात रखी तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जो उस समय के गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा कि गंगा यमुना का प्रदेश कैसे विभाजित हो सकता है? अगर विभाजन होगा तो मेरी लाश पर इसका विभाजन होगा। विभाजन नहीं हुआ। पंडित गोविंद बल्लभ पंत आजादी की लड़ाई में पुलिस की लाठियों के इस बुरी तरह शिकार हुए थे कि उनकी गर्दन लगातार हिलती रहती थी। एक जगह वो गर्दन पे लाठी पड़ी थी, वो कुछ ऐसी जगह चोट पड़ी थी उनके कि वो गर्दन कभी सीधी रही नहीं पाती थी, ऐसे से हिलती रहती थी। उन्होंने विभाजन नहीं होने दिया। लेकिन मायावती जी ने अभी इस मुद्दे को उठाकर चुनावों में बढ़त ले ली है। उन्होंने अपने हिसाब से चुनाव का मुद्दा तय किया है। दूसरे दलों को अब सोचना पड़ेगा कि इस मुद्दे के जवाब में कौन सा मुद्दा वे उठाएं। अगर मायावती द्वारा उठाया हुआ चुनाव का मुख्य मुद्दा बन जाता है तो मायावती जी को हराने का सपना देखने वाले दलों के लिए सचमुच उन्हें हराना एक सपना ही बन जाएगा। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री का साम्राज्य गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर और आजमगढ़ से बलिया तक होता है। मायावती इतने बड़े राज्य की मुख्यमंत्री हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि ऐसा कौन मुख्यमंत्री चाहेगा कि अगला चुनाव जीतने के बाद वो एक छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री बने, वह भी तब जब राज्य में ऐसा माहौल भी नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी मायावती को चुनाव में बुरी तरह से हराने वाली है। उत्तर प्रदेश में इन राज्यों की मांग को लेकर कोई बड़ा आंदोलन भी नहीं चल रहा है। इसके बावजूद अगर मायावती उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटने का फैसला करती हैं, तो जरूर कोई गहरा राज होगा, कोई बड़ी राजनीतिक योजना होगी।
दरअसल उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटने की मांग उठाकर मायावती ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। मायावती से बेहतर ये कोई नहीं जानता है कि उत्तर प्रदेश के विभाजन की मांग को न समाजवादी पार्टी, न कांग्रेस और न भारतीय जनता पार्टी ही समर्थन देगी। वह इस बात को भी अच्छी तरह से जानती है कि यह ऐसी मांग है जो फिलहाल पूरी नहीं हो सकती है। साथ ही वह यह भी जानती हैं कि यह मुद्दा ऐसा है जिससे एक ही झटके में सभी विपक्षी पार्टियों के सारे समीकरण धराशायी हो जाएंगे। दरअसल मायावती जानती हैं कि देश में जो माहौल है वह भ्रष्टाचार के खिलाफ है। बिहार के चुनाव ने सभी राजनीतिक दलों को डरा दिया है, खासकर उन पार्टियों को जिनका भ्रष्टाचार और अच्छी सरकार देने का रिकॉर्ड खराब है। बिहार के चुनाव में पहली बार लोगों ने जाति, धर्म और समुदाय की दीवार को तोड़कर वोट किया। रामदेव और अन्ना हजारे ने इस माहौल को आगे बढ़ाया। मायावती इस खतरे को जानती हैं कि 5 साल सरकार में रहने के बाद लोगों का रुख उनके खिलाफ होना स्वाभाविक है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार के खिलाफ कई मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार और घोटालों की पूरी फहरिस्त है। राज्य को 4 हिस्सों में विभाजित करने का मुद्दा एक लोकप्रिय मुद्दा है। अलग राज्य की मांग को लेकर सबसे ज्यादा मुखर बुंदेलखंड के लोग हैं। बुंदेलखंड की मांग विषमता की मार झेल रहे लोगों की है, तो दूसरी ओर पश्चिमी उत्तर प्रदेश अमीर और विकसित होने के बावजूद अलग राज्य की मांग कर रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश जाट बहुल इलाका है। ये अमीर हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की आमदनी का 72% पैसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता है, लेकिन इसके विकास पर बजट का महज 18% पैसे खर्च होता है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका राज्य के दूसरे क्षेत्रों से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लिहाज से अलग है। यही विषमता पूर्वांचल राज्य या पूर्वी प्रदेश की मांग का आधार है। इसके अलावा जो क्षेत्र बच जाता है वह अवध प्रदेश कहलाता है। मायावती इन्हीं 4 राज्यों का गठन करना चाहती हैं। इस मुद्दे से मायावती ने एक तीर से कई शिकार कर दिए। इन पार्टियों को अब समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्या करें। मायावती ने इस मुद्दे को उठाकर न सिर्फ अपना समर्थन बढ़ाया, बल्कि विपक्षी दलों को मुसीबत में भी डाल दिया और साथ ही अपने और सरकार के खिलाफ लगने वाले आरोपों को मुद्दा बनने से रोक दिया। 1955 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कानून की समीक्षा की थी, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटने का सुझाव दिया था। उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश के पूर्वी, मध्य और पश्चिमी इलाकों को अलग राज्य घोषित कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया था कि पूर्वी इलाकों की राजधानी इलाहाबाद, मध्य उत्तर प्रदेश की राजधानी कानपुर और पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजधानी मेरठ को बना देना चाहिए। उनकी दलील ये थी कि राष्ट्रीय राजनीति पर कहीं कोई बड़ा राज्य हावी न हो पाए। इसके लिए ज़रूरी है कि देश में बड़े राज्य न हों। वो ये चाहते थे कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार और मध्य प्रदेश को भी विभाजित किया जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने उनके सुझावों को दरकिनार कर दिया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार का विभाजन किए बिना ये कानून 1956 में लागू कर दिया गया। उत्तर प्रदेश को बांटने की बात यहीं खत्म नहीं हुई। 1972 में 14 विधायकों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा। ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। आंदोलन बहुत मुखर नहीं है, लेकिन इस इलाके के लोग मानसिक तौर पर इसका समर्थन अवश्य करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि मायावती जी के जवाब में समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है। एक छोटा सा ब्रेक और इस समाजवादी पार्टी की रणनीति को जानने के लिए अभी वापस लौटे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, ऐसा उनके लोग भी मानते हैं और विरोधी भी मानते हैं।
इस मास्टर स्ट्रोक का अगर कोई जवाब दे सकता है तो समाज पार्टी दे सकती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी यादव और मुसलमानों के समर्थन की वजह से एक मजबूत दावेदार है। लोकसभा चुनाव में मुसलमानों का समर्थन घटा तो समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान हुआ और शायद मुसलमानों की ही वजह से समाजवादी पार्टी से सत्ता मायावती के पास चली गई। मुलायम सिंह यादव ने इस बार चुनाव में आजम खान को आगे रखा है। जब चौथी दुनिया ने रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट को संसद में पेश होने से पहले छाप दिया, राज्यसभा में कई दिनों तक गतिरोध बना रहा। सरकार कोई जवाब नहीं देना चाहती थी, लेकिन लोकसभा में इस रिपोर्ट को मुलायम सिंह ने जो अखबार में छपी थी वो रखा और बहुत सारे सांसद, लगभग 35-40 सांसद खड़े हो गए। प्रधानमंत्री वहां थे। मुलायम सिंह ने हंगामा किया और उन्होंने कहा कि हम इस रिपोर्ट को जब तक सदन पे रखने का वायदा प्रधानमंत्री नहीं करते तब तक हम सदन को चलने नहीं देंगे। और उन्होंने पहली बार ये धमकी दी कि वो वेल में चले जाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री को इस रिपोर्ट को संसद में पेश करने का आश्वासन देना पड़ा और सत्र समाप्त होने से पहले इस रिपोर्ट को संसद में पेश भी किया गया। अब जब चुनाव आ गया है तो मुलायम सिंह सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग के सुझावों को पूरी तरह लागू करने की मांग कर रहे हैं। खबर यह भी है कि अगर इसे लागू नहीं किया गया तो समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी और प्रदेश भर में गिरफ्तारियां देगी। इस मामले में उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। मुलायम सिंह के लिए सबसे बड़ी मुश्किल एक पार्टी है, पीस पार्टी। समाजवादी को पूर्वांचल में डॉक्टर अयूब की पीस पार्टी के अलावा कौमी एकता दल और उलेमा काउंसिल से कड़ी चुनौती मिल सकती है। ये तीनों दल मुस्लिम वोटों को लुभाने में लगे हैं। अगर मुसलमानों का वोट कांग्रेस और इन पार्टियों के बीच बट गया तो मुलायम के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए समाजवादी पार्टी ने क्या किया, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 3 बार सरकार बन चुकी है। तीनों बार मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को सत्ता से बेदखल करने वाली ये अकेली पार्टी है। फिर भी मुलायम सिंह के लिए ये चुनाव चुनौतियों भरा है। समाजवादी पार्टी यादवों और मुसलमानों के वोट से सत्ता में आई। मुलायम सिंह की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि एक तरफ इस चुनाव में मुसलमानों के वोट के बंटने का खतरा है तो दूसरी तरफ यादवों में भी अलग अलग गुट तैयार हो रहे हैं जो मुलायम के खिलाफ जा सकते हैं। यादवों की एक उपजाति है जिसे घोसी यादव कहा जाता है। आगरा और कानपुर के क्षेत्र में इनकी संख्या काफी है। घोसी यादव मुलायम सिंह से नाराज हैं। पिछली विधानसभा चुनाव में एटा, मैनपुरी और फिरोजाबाद में घोसी यादव को टिकट न देकर कमरिया यादवों को टिकट मिला था, जिससे वे नाराज हो गए। फिरोजाबाद लोकसभा सीट में मुलायम की बहू डिंपल यादव की हार की वजह भी घोसी यादवों की नाराजगी बताई जाती है। घोसी यादवों की नाराजगी समाजवादी पार्टी के लिए गंभीर परेशानी है। घोसी यादवों को लुभाने में मुलायम अगर कामयाब हो भी जाते हैं तो फिर भी मुसलमानों के समर्थन को लेकर असमंजस बना रहेगा, क्योंकि मुसलमान मतदाताओं को लुभाने के लिए सारी पार्टियां अपने अपने हथकंडे में जुट गई हैं। अमर सिंह की वजह से समाजवादी पार्टी को कुछ छत्रियों का समर्थन भी मिलता था, लेकिन इस बार अमर सिंह समाजवादी पार्टी के साथ नहीं हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि अमर सिंह की अनुपस्थिति का असर समाजवादी पार्टी पर क्या पड़ता है। मुलायम सिंह जमीनी स्तर से राजनीति करने वाले नेता हैं। उन्हें इन सब समस्याओं का पता है, इसलिए चुनाव प्रचार के पहले राउंड को उन्होंने जमीन से जोड़ा। सबसे पहले बेटे अखिलेश यादव को जनता से संवाद स्थापित करने के लिए प्रदेश की यात्रा पर लगाया। प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव का उत्तराधिकारी मान रही है। हालांकि इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उनकी कार्यशैली से साफ संकेत मिलते हैं। पार्टी में उनका विरोध भी नहीं है। अखिलेश यादव पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो भी रथ यात्रा कर रहे हैं। अखिलेश यादव की रथ यात्रा का मकसद प्रदेश में बसपा सरकार को उखाड़ना है। सपा ने रथ यात्रा की कमान अखिलेश को सौंपकर युवाओं को रिझाने का प्रयास किया है। प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद ये पहला मौका है कि अखिलेश को पार्टी बतौर ब्रांड एम्बेसडर पेश कर रही है। अखिलेश रथ यात्रा के दौरान मायावती सरकार के भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहे हैं।
पार्क और स्मारक बनाने में किए गए अरबों के घोटाले का खास तौर पर जिक्र करते हैं। यात्रा के दौरान छोटी और बड़ी रैलियों में अखिलेश को काफी जन समर्थन मिल रहा है। अखिलेश कम बोलते हैं, बड़ों का सम्मान करना जानते हैं। अखिलेश यादव की छवि इसलिए बेहतर है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने शासन के कामों में दखल अंदाजी नहीं की। यही वजह है कि शिवपाल यादव की संगठन पर जबरदस्त पकड़ के बावजूद अखिलेश को सपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। आजम खान ने पार्टी में वापसी करके रही सही कसर भी पूरी कर दी है। अखिलेश की सफल यात्रा से समाजवादी पार्टी के खेमे में जोश नजर आ रहा है। मुसलमानों और यादवों के वोट को अगर मुलायम पाने में सफल हो जाते हैं तो वे चुनाव के बाद सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होंगे। 14 सितंबर 1987 में मुलायम सिंह यादव भी क्रांति रथ लेकर निकले थे। उन्होंने प्रदेश में 2 साल के अंदर ही तत्कालीन कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर कर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की थी। समाजवादी पार्टी शायद उसी इतिहास को दोहराने की आशा में है। मुलायम सिंह यादव जिस समय क्रांति रथ पर सवार होकर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर निकले थे, तब उन्हें चौधरी देवीलाल, हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे बड़े नेताओं का संरक्षण मिला था। वहीं कुंवर रेवती रमन सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा और जनेश्वर मिश्र जैसे उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता उनके काफिले का हिस्सा थे। इस बार अखिलेश यादव को ये लड़ाई खुद लड़नी है। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, सांसद हैं और प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। लड़ाई उन्हें खुद लड़नी पड़ेगी। अखिलेश यादव के लिए एक चुनौती भी है और एक मौका भी। मुलायम सिंह के लिए यह चुनाव चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो पार्टी के बाहर और परिवार के अंदर विद्रोह जैसा माहौल पैदा हो जाएगा। अखिलेश यादव का इस तरह से आगे बढ़ना शायद मुलायम सिंह के भाइयों और भतीजों को रास नहीं आ रहा है। भारत की तो यही परंपरा रही है, परिवार हो या राजनीति, भाई और भतीजे सहयोगी होते हैं अगर उत्तराधिकारी बेटा ही बनता है। लेकिन परिवार में थोड़ी सी परेशानी पैदा हो जाती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का हाल। चुनावों की समीक्षा हो और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के ऊपर बात न हो, इंतजार कीजिए, अभी लौटते हैं। ब्रेक के बाद 2 टूक में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 3 और 4 नंबर की पार्टी हैं। आज तो ऐसा लगता है कि तीसरे नंबर के लिए इन दोनों में शायद युद्ध होने वाला है। दोनों पार्टियां जानती हैं कि वे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हैं। उनके लिए चुनाव 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल जैसा है। यही वजह है कि दोनों ही दलों के मुख्य कैंपेनर राजनाथ सिंह और राहुल गांधी मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। हालांकि राहुल गांधी ने एक बहुत मजेदार बयान दिया, फूलपुर में दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की समस्याओं को, उत्तर प्रदेश के लोगों को इससे निजात दिलाने के लिए मुझे खुद उत्तर प्रदेश आ जाना चाहिए। क्या इसका मतलब है, मैं नहीं समझ पाया, शायद आप समझ पाएं। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 2009 के लोकसभा चुनाव के आधार पर विधानसभा चुनाव के परिणाम की कल्पना कर रही है। यही वजह है कि पार्टी ने राहुल गांधी को मैदान में उतारने का रिस्क लिया है। रिस्क इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसी नेता को सड़क पर उतारकर यात्राएं करवाकर चुनाव नहीं जीता जा सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश का कोई भी नेता 2000 की भीड़ भी कांग्रेस का नेता नहीं इकट्ठा कर सकता। चुनाव जीतने के लिए ठोस मुद्दों और प्रभावी रणनीति की जरूरत पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की अब तक की रणनीति से कोई बड़ी तस्वीर बनी हो ऐसा नजर नहीं आ रहा। दूसरी समस्या यह है कि जिन लोगों के सहारे राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना चाहते हैं, उनका प्रभाव राज्य की जनता पर न के बराबर है। ये जमीन से जुड़े नेता नहीं हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास नेता तो हैं, लेकिन ऐसा नेता नहीं है जिसे हम उत्तर प्रदेश का मास लीडर या जन नेता कह सकें। मायावती को सीधी चुनौती दे सके ऐसा कोई नेता न कांग्रेस के पास है न भारतीय जनता पार्टी के पास है।
कांग्रेस राहुल गांधी के दम पर चुनाव जीतना चाहती है। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी। राहुल गांधी के लिए उत्तर प्रदेश चुनाव मिशन 2014 का हिस्सा है। इस चुनाव में अगर कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा तो उनके नेतृत्व पर सवाल उठ जाएगा। समस्या ये है कि अन्ना के आंदोलन ने कांग्रेस को हिलाकर रख दिया है। इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। राहुल की यात्राओं की चमक फीकी पड़ गई है। कांग्रेस की जनसभाओं में अब उतनी भीड़ नहीं होती जितनी उपचुनाव के दौरान हो रही थी। सोनिया और राहुल के रोड शो को लोग अभी तक भुला नहीं पाए हैं, लेकिन अब उसका उल्टा हो रहा है। दूसरी समस्या है कि प्रदेश में कांग्रेस संगठन की हालत ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी 3 रणनीतियों पर काम कर रही है। पहली, दलितों को लुभाना, दूसरी, मुसलमानों का समर्थन लेना और तीसरी रणनीति उत्तर प्रदेश की छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठजोड़ करना। अजित सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन करना इसी रणनीति का नतीजा है। इससे कांग्रेस को फायदा पहुंच सकता है, लेकिन चुनाव लड़ने की चाहत रखने वाले पार्टी के कार्यकर्ता और नेता नाराज हो रहे हैं। प्रदेश इकाई के नेता खुले मंचों पर आपस में सिर फुटव्वल कर रहे हैं। टिकट बंटवारे ने दूरियां और बढ़ा दी हैं। नेताओं के बीच की तकरार तो खुलकर सामने आ गई है, लेकिन जहां तक बात मुसलमानों और दलितों के समर्थन की है तो कांग्रेस पार्टी के लिए यह मुश्किल काम होगा। मायावती के किले को जीतने के लिए संगठन की जरूरत पड़ेगी, जो फिलहाल कांग्रेस के पास नहीं है। और जब तक रंगनाथ मिश्र और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर कोई ठोस कदम नहीं लिया जाता, तब तक मुसलमानों को लुभाने का प्रयास सफल नहीं होगा। सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोगों ने दिल्ली में बैठे कांग्रेसी नेताओं के बयानों पर विश्वास करना बंद कर दिया है। गांवों में जाकर राहुल गांधी चर्चा में तो आ जाते हैं, चौपालों के दौरान समस्याओं को सुनते हैं, लेकिन इस प्रयास की तो हवा तब निकल जाती है जब जनता को कोई समाधान नहीं मिलता। जो हाल कांग्रेस का है वही हाल भारतीय जनता पार्टी का भी है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सबसे कंफ्यूज्ड पार्टी नजर आ रही है। अलग अलग नेताओं की रथ यात्रा, कोई राम मंदिर के बारे में बोलता है तो कोई दूसरा विकास की बात करता है। कभी ये खबर आती है कि नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार में नहीं लाया जाएगा, फिर कोई हिंदुत्व की बात छेड़ देता है। पार्टी ये तय नहीं कर पाई है कि चुनाव में कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं। दूसरी तरफ भाजपा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जन क्रांति पार्टी सिरदर्द बनी हुई है, जो भाजपा के लोधी वोट बैंक में सेंध लगाने की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी ने राजनाथ सिंह और कलराज मिश्र की रथ यात्रा के जरिए क्षत्रिय और ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश की है। भाजपा के संगठन को मजबूत करने के लिए संजय जोशी को लगाया गया है। उदासीन कार्यकर्ताओं को वापस सक्रिय करना ही भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुसलमान बैलेंसिंग पोजीशन में है। पीस पार्टी इन मुसलमानों का समर्थन अपने साथ होने का दावा कर रही है, और अगर मुसलमानों का समर्थन पीस पार्टी को मिला तो इसमें कोई दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी और मायावती दोनों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मायावती की रणनीति है कि मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करो, वहां पर मुसलमानों का समर्थन उन्हें मिलेगा, और उससे ज्यादा वो मुसलमानों के लिए कुछ करना नहीं चाहते। मुलायम सिंह जी आजम खान का चेहरा सामने ला करके मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं, लेकिन लग ऐसा रहा है कि डॉक्टर अयूब की रणनीति, पीस पार्टी की रणनीति, मुसलमानों को 15% टिकटें दो और बाकी लोगों को, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाओ जो मुसलमान नहीं है, और मुसलमानों के वोटों से उनको जिता करके विधानसभा में भेजो। उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर इन दायरों में हुआ तो फिर मायावती जी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी, मुलायम सिंह नंबर 2 होंगे, नंबर 3 पे कांग्रेस होगी या भारतीय जनता पार्टी, पता नहीं, लेकिन तब नंबर 2 के दावेदारों के लिए जो नंबर 1 बनना चाहते हैं, चाहे वो मायावती जी हों या मुलायम सिंह जी हों, उनके लिए किसी न किसी का समर्थन लेना जरूरी हो जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में गठबंधनों का दौर है। अजीत सिंह एक प्लेयर हैं जो कांग्रेस के साथ कब जाते हैं और कांग्रेस उनका साथ कब लेती है, और इसका विधानसभा में दूसरी पार्टी को कितना लाभ मिलता है अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये उत्तर प्रदेश का चुनाव देश की राजनीति में एक बड़ा असर डालेगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव
उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के बाद तत्काल बाद हो सकते हैं, बल्कि नई खबर तो ये भी है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि लोकसभा के चुनाव भी करा दिए जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी 20 से कम सीटें उसे मिलती हैं तो आने वाली जो 10 विधानसभाओं के चुनाव हैं 2012 और 2013 में, उनमें कांग्रेस का पत्ता बिल्कुल ही साफ होने के संकेत लोगों को मिल जाएंगे और तब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या हालत होगी ये कांग्रेस ही जाने, या तो खुदा जाने या कांग्रेस जाने। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? आप अपनी राय दे सकते हैं feedback.dotook@gmail.com पर।